अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि अगर उत्तर प्रदेश में आते हैं राहुल गांधी तो सीट का जब तक तय नहीं होता है तब तक वो भी शामिल नहीं होंगे। नहीं, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की एक साजिश है कि वो ऐसी खबर फैलाते हैं। इंडिया अलायंस को लेकर बैठकों का दौर दिल्ली में जारी है। 2 दिन पहले जहां आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेताओं के साथ कांग्रेस की जो सीट कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है उनके साथ बैठक हुई, तो वहीं आज महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के तो दलों के नेता हैं उनके साथ मीटिंग्स चल रही हैं। लगभग ये तय माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा, लेकिन जो मोल भाव है पार्टियों की तरफ से, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या शरद पवार की पार्टी हो, उनकी तरफ से कांग्रेस पर दबाव देने की कोशिश की जा रही है। सीट शेयरिंग को लेकर ये जो खींचतान चल रही है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता माजिद मेमन साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सीट शेयरिंग का जो एक फॉर्मूला है प्रॉपर अगर देखा जाए तो लगभग 2.5 महीने से भी कम का समय अब बचा हुआ है इलेक्शन की घोषणा होने से पहले, लेकिन जो सीट मेन है उसको लेकर अभी बात कहीं बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि अगर उत्तर प्रदेश इंडिया अलायंस को लेकर बैठकों का दौर दिल्ली में जारी है। 2 दिन पहले जहां आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेताओं के साथ कांग्रेस की जो सीट कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है उनके साथ बैठक हुई, तो वहीं आज महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के जो पार्टी के तीनों दलों के नेता हैं उनके साथ मीटिंग्स चल रही हैं। लगभग ये तय माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा, लेकिन जो मोल भाव है पार्टियों की तरफ से, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या शरद पवार की पार्टी हो, उनकी तरफ से कांग्रेस पर दबाव देने की कोशिश की जा रही है। सीट शेयरिंग को लेकर ये जो खींचतान चल रही है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता माजिद मेमन साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सीट शेयरिंग का जो एक फॉर्मूला है प्रॉपर अगर देखा जाए तो लगभग 2.5 महीने से भी कम का समय अब बचा हुआ है इलेक्शन की घोषणा होने से पहले, लेकिन जो सीट मेन है उसको लेकर अभी बात कहीं बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि अगर उत्तर प्रदेश में आते हैं जो है राहुल गांधी तो सीट का जब तक तय नहीं होता है तब तक वो भी शामिल नहीं होंगे, तो बात फंसती हुई दिखाई दे रही है। सर, आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की एक साजिश है कि वो ऐसी खबर फैलाते हैं कि एनडीए के ब्लॉक के जितने गठ हैं, जितने पक्ष हैं, उनमें आपस में तनाव है, उनमें आपस में गलत फहमियाँ है, एक दूसरे से बनता नहीं, ताकि वो ये एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि हमारे सामने कोई एक मजबूत गठजोड़ खड़ा नहीं हो पाएगा। इंडिया गठबंधन उनकी साजिश है ये कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, इंडिया गठबंधन कमजोर है, इंडिया गठबंधन में झगड़े हैं। ये सब गलत प्रचार बीजेपी की तरफ से होता है। सही मानों में तो गुप्तता के साथ प्रचार करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें जो लड़ना है, जो लड़ाई लड़नी है, जिसका एक तरीका हम बनाने हैं, वो हम अपने घर में कर रहे हैं, उसकी हम घोषणाएं नहीं करते। मगर इतना ज़रूर है कि जहाँ तक के सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, जिसका वजूद सभी राज्यों में है, तो जाहिर है कांग्रेस को उसका मकाम मिलेगा। मगर राज्यों के जो हमारे दल हैं लोकल, जिनके पास सीटें हैं, जैसे आप वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं कि अगर 42 वेस्ट बंगाल में लोकसभा की सीटें हैं तो वहाँ 80-90% हमारी टीएमसी के पास है। कुछ बची खची जो बीजेपी के पास है उनको हमें कम करना है। ये हमारी सबकी इंडिया ब्लॉक की कोशिश है। ये नहीं कि कांग्रेस को मिलना है या टीएमसी को मिलना है या कम्युनिस्ट को मिलना है या फलां को मिलना है। पूरे देश में हमारी पॉलिसी ये है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो भी आंकड़ा आज है लोकसभा में, वहाँ हर राज्य में 5 से 10 सीटें उनकी कम करना है। वो उसका हिकमत अमली क्या होगी, उसके लिए क्या करना होगा, कौन जीतेगा, ये हमारे लिए पहली प्राथमिकता नहीं है। बीजेपी को कौन हराएगा, ये हमारी पहली प्राथमिकता है, ताकि उनके नंबरों को कम किया जाए, उनको हम 250-200 से नीचे ले आएँ और सत्ता न बना पाए। और मैं समझता हूँ बड़ी हद तक के सफलता, जैसा कि अभी हमने रिसेंटली देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान एक बहुत ही सुलझा हुआ एक प्रपोजल रखा गया है। आम आदमी पार्टी ने अपना बड़ा दिल दिखाकर कांग्रेस के साथ कितना भी आपसी नफरत क्यों ना हो, मगर उन्होंने ये कहा कि जैसे दिल्ली की 7 सीटें हैं, 3 हम कांग्रेस को देंगे, 4 हम लड़ेंगे।
तो क्योंकि इससे पहले 7 सीटें आम आदमी के पास थी, अभी तो खैर बीजेपी के पास है। अब ये 7 बीजेपी के सांसदों को हटाना है, तो उसको हटाने का ये बहुत सही तरीका है कि 3 कांग्रेस लड़े और 4 आम आदमी पार्टी लड़े। 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है, दोनों मिलकर लड़ेंगे। जिन 3 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, उसमें आम आदमी पार्टी की पूरी ताकत झोंक दी जाएगी। जिन 4 सीटों में आम आदमी पार्टी लड़ेगी, वहाँ कांग्रेस की पूरी ताकत जोड़ दी जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो सकता है। इसी तरह से पंजाब में, हरियाणा में भी डिमांड किया उन्होंने, जो अपनी अपनी। इसी तरह साउथ में भी आप चले जाएं या महाराष्ट्र की बात करें या और राज्यों की बात करें, तो लोकल सरताप जो हैं नॉन बीजेपी के, उनके जिम्मे ये दिया जाएगा कि इस राज्य में आज की तारीख में अगर 10 सीटें हैं तो आप 5 कम कैसे कर सकते हैं, अगर 20 सीटें हैं तो आप 10 सीटें कम कैसे कर सकते हैं। तो ये अगर इस रास्ते से चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा राज्य है, जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की लोकल ताकत अगर किसी को देखी जाए तो कांग्रेस से बढ़ के समाजवादी पार्टी की है। मायावती की ताकत कम हो चुकी है पिछले 10-15 सालों में, हमने देखा बीएसपी कमजोर हो गई है। सर, कांग्रेस तो कह रही है कि उनको साथ में लेना चाहिए, ताकत बढ़ेगी इंडिया अलायंस में। लेने की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि बीएसपी अपनी ताकत के हिसाब से सीट पाएगी, समाजवादी पार्टी अपनी ताकत से सीट पाएगी। आम आदमी पार्टी या फला पार्टी या एक्स पार्टी वाई पार्टी आना चाहती है तो ठीक है ना, 1-2 सीट कहीं अकोमोडेट उनको किया जा सके, लेकिन मेन लड़ाई बीजेपी के साथ जो होगी वो समाजवादी पार्टी की होगी। और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 15-20 सीटें कम कर सकती है। समाजवादी पार्टी के साथ वो सब जुड़ जाएं, कांग्रेस जुड़ जाए, आम आदमी पार्टी जुड़ जाए, या जिसका भी वहाँ वजूद है, जैसे वो हमारे लोकदल हैं, इस तरह की और भी पार्टियां हैं, वो सब अगर एक साथ जुड़ जाती हैं तो बीजेपी को हराना नामुमकिन नहीं होता। बड़ी हर जगह पे सर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस चूंकि इस समय में जो है जहां एक रीजनल पार्टी मजबूत है, वहां पर कांग्रेस को ही बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, तो अगर उनको जो है इंडिया गठबंधन को जीत देनी है तो हर जगह समझौता कांग्रेस को। बिल्कुल सही है, कांग्रेस ने जिद नहीं करनी चाहिए, उन्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि एक लोकल जगह पर हमसे ज्यादा ताकतवर उनका उम्मीदवार होगा जो बीजेपी को हरा सकता है, तो उनको सीट छोड़ दिया। हम इसीलिए मैंने पहले एक जुमले में कहा कि कौन जीतेगा, कौन से पक्ष को मिलेगी सीट, वो ज्यादा अहम नहीं है, कौन बीजेपी के सिटिंग एमपी को हटा सकता है, उसको देखते हुए हर सीट पे बढ़ना। लेकिन अधीर रंजन चौधरी मानते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो दीदी ने बोला था, उन्होंने बोला कि 2 सीटें हम कांग्रेस को देने के लिए राजी हैं। पहले तो वो जो है कह रहे थे कि हम तो, क्योंकि ये बी टीम में है, चाहे वाम दल की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो, लेकिन अधीर रंजन चौधरी लगातार अटैक कर रहे हैं। अभी ईडी के अधिकारियों के ऊपर जो हमले हुए उसको लेकर भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। अधीर रंजन जो है वो भले ही लोकसभा में पार्टी के नेता होंगे कांग्रेस के, मगर अधीर रंजन इम्मेच्योर है, मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें वो पुख्तगी, वो मैच्योरिटी नहीं है जो होनी चाहिए उस रुतबे के हिसाब से। उनको एक कांग्रेस का एक बी ग्रेड का हम नेता मानेंगे, वो हाई कमांड में नहीं है। वो हाई कमांड ठीक है, सोनिया गांधी, खारगे, राहुल गांधी, ये लोग डिसाइड करें, मगर अधीर रंजन को इस बात से रोकना चाहिए जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं। वो टीएमसी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, इससे इंडिया ब्लॉक को फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। और एक बात हमारी तरफ से ये कि कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए कि 42 में से अगर 2-3 सीटें आप टीएमसी के साथ, टीएमसी के सपोर्ट से लड़ेंगे तो आपके आ जाएंगे सांसद, और अगर आप अकेले 10 भी लड़ोगे तो एक भी नहीं आएगा आपका। ये बात टीएमसी, ये कांग्रेस को नोट करनी चाहिए। अगर हमें बीजेपी की सीटों, देखिए अगर आप 10 सीटें अलग अकेले लड़ेंगे, टीएमसी के साथ आपने हाथ मिलाना नहीं, अधीर रंजन का स्टैंड ले लिया, तो आप 10 में से 1 सीट भी नहीं जीत सकते, और वो उसका फायदा बीजेपी को होगा, हो सकता है टीएमसी को भी उसका नुकसान हो। तो ये इंडिया के मफाद में नहीं है, इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। तो 3 सीट आप लें और 3 में से 2 या 3 जीत जाएंगे आप टीएमसी के साथ, तो उस तरह से वो 2-3 सीटें तो बीजेपी से हट गई। तो ये तरीका पूरे देश में होगा कि जहाँ जहाँ हम बीजेपी के सांसदों को कम कर सकें, तब जाके आपका मकसद हल होगा कि आप सत्ता से उनको हटाएं, वरना तो आपस ही झगड़े में लड़ेंगे। अभी जो ईडी के अधिकारियों के ऊपर वहां पर हमले हुए, उसको लेकर अधीर रंजन लगातार आक्रामक है। वो तो राष्ट्रपति शासन के उनका कहना है जंगल राज है, यहाँ पर दीदी के जो है गुंडे खुलेआम हमले कर रहे हैं, इस वजह से राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, और ईडी अगर आ रही है तो ज्यादा पुलिस फोर्स को लेकर आना चाहिए, अर्धसैनिक बलों को लेकर आना चाहिए यहाँ पर कार्रवाई करने के, जब जानते हैं यहाँ पर जान को खतरा। देखिए अधीर रंजन के इन बयानात ही से मैं कह रहा हूँ कि वो इमेच्योर हैं,
उनमें पुख्तगी नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है उनके बयान में। इस तरह का बयान देकर वो बीजेपी के एजेंट का काम कर रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि हम टीएमसी के खिलाफ जो बयान देते हैं वो 100% बीजेपी के हक में जाता है, और बीजेपी इसी कोशिश में है कि हमें अधीर रंजन जैसे 2-4 मिल जाए। तो ये तो कांग्रेस हाईकमांड का कर्तव्य है कि उसे रोकें कि इस तरह के बयान देने से आप टीएमसी का नुकसान तो कम कर रहे हो, आप बीजेपी का फायदा ज्यादा कर रहे हो। तो ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए उनको। सर, आपने बताया आम आदमी पार्टी के साथ मीटिंग कांग्रेस की हो चुकी, जनता दल यूनाइटेड और उनके साथ भी बिहार की हो चुकी, आज महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र का भी मामला पर बातचीत हो रही है। तो तृणमूल कांग्रेस के साथ बातचीत का क्या होगा सर? क्या पहले से ही सारी चीजें डिसाइडेड हो चुकी हैं? जो आला कमान कांग्रेस के हैं, चाहे खड़गे जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, उन तक मैसेज जो था इंडिया अलायंस की जो अभी लास्ट बैठक थी, जो है ममता दीदी ने ऑलरेडी उनको कन्वे कर दिया है। एक फॉर्मेलिटी है जो अब मीटिंग होने वाली है, क्या उसमें ये तय हो जाएगा? टीएमसी का अप्रोच जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है इस ताल्लुक से। दरवाजे खुले हैं, किसी के साथ भी हॉस्टिलिटी नहीं है, चाहे वो कम्युनिस्ट ग्रुप हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई और पार्टी हो। हमने किसी के साथ बैर नहीं किया है, हमने किसी को टिप्पणी नहीं की। हमने कांग्रेस के खिलाफ भी बोलना खत्म कर दिया, इसलिए कि वो इंडिया ब्लॉक के हक में नहीं है और हम इंडिया ब्लॉक के एक जिम्मेदार गठ हैं। इसलिए हमने कोई ऐसी बात नहीं की किसी के संदर्भ में कि जिससे इंडिया ब्लॉक के प्रॉस्पेक्ट्स को कहीं नुकसान हो। हमारा जहाँ तक के है मकसद, मेनली हम अपना बाराकिला जो है वेस्ट बंगाल का, उसको मजबूत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो बचे खचे सांसद की सीटें बीजेपी के पास हैं वो हम उनसे कैंसिल हटा दें किस तरह से। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम एक किसी नतीजे पर पहुंचकर एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएंगे। सर, अब समय काफी कम बचा है, आपको क्या लगता है कि आने वाले कितने दिनों में इंडिया के जो ब्लॉक के जो सारी पार्टियां हैं उनके सीट डिसाइडिंग हो जाएंगे? क्योंकि देखते देखते ये पहला हफ्ता जो है वो जनवरी का ऑलरेडी पार हो चुका है और कहा जा रहा है कि मार्च के एंड तक डेट डिसाइड हो सकते हैं, इलेक्शन डिक्लेयर हो सकता है। हाँ, तो डेट्स डिक्लेयर होने के बाद तो सारा प्रोग्राम बनेगा। वैसे भी अभी 2 महीने यूं ही पड़े हैं हमारे पास, मगर फिर भी हम समय की अहमियत को समझते हुए वक्त ज़ाया नहीं कर रहे हैं। अंडरग्राउंड में काम चल रहा है, लेकिन हम उसका प्रचार नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी हर कदम पर अपना प्रचार कर देती है क्योंकि मीडिया उनकी जेब में है। उनके खरीदे हुए मीडिया के चैनल्स हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रमोशन कर रहे हैं। हम उस सर, झगड़े भी तो आपके ही ब्लॉक के जो है नेताओं के दिखते हैं। कोई 23 सीटें मांगता है, फिर जो है 10 सीटें महाराष्ट्र में मांगता है। ताकत दिखाने की बातें हो रही है। अधीर रंजन चौधरी आपके बंगाल में बोल। हमारा कोई झगड़ा नहीं है। अधीर रंजन की बात मैं कह चुका, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि बाकी लोगों में भी कहीं कोई झगड़ा नहीं है, मगर उस झगड़े को ब्लो अप करने की कोशिश बीजेपी करती है। बीजेपी मीडिया को फीड करती है कि देखो उधर झगड़ा हो रहा है, देखो इधर झगड़ा हो रहा है। कहीं झगड़ा नहीं हो रहा है, शांतिपूर्वक सारा काम हो रहा है, गुप्तता के साथ हो रहा है। हम प्रचार नहीं करना चाहते और हमें पूरा विश्वास है, हमारे पास काफ़ी समय है कि हम बिल्कुल समय पर पूरी तैयारी के साथ बीजेपी को चुनौती देंगे। एक आखिरी सवाल है, राजस्थान के बीजेपी के सांसद हैं बोहरा जी, उनका कहना है कि अजमेर से आते हैं। उन्होंने कहा 2.5 दिन का झोपड़ा वहां पर जो मस्जिद है अजमेर में, वहां पर संस्कृत विद्यालय था जिसे मोहम्मद गौरी ने गिरा के वहां पर मस्जिद बना दी, मुकम्मल कर दी है। और उस विद्यालय के बारे में एंट्रेंस पर ही बताया गया है कि यहाँ पर संस्कृत का विद्यालय था, संस्कृत के श्लोक वहां गूंजा करते थे। और जल्द ही अब चूंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ गई है तो फिर से संस्कृत की जो है मंत्र वहां पर गूंजेंगे, इस तरीके के संकेत दे रहे हैं, क्या कहें? देखिए, बीजेपी हो, वीएचपी हो, या हिंदू महासभा हो, या बजरंग दल हो, ये तमाम लोग जो है और आरएसएस के तमाम लोग, इनका काम ही है कि वो छान छान के मस्जिदें कहाँ हैं भारत में। हजारों लाखों की तादाद में मस्जिदें होंगी, एक एक मस्जिद को ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं और उसके नए नए इतिहास घड़त करके सामने ला रहे हैं। ये बेईमानी है। हमारे देश का कानून है 90s का कि इबादत गाह जो 47 से पहले की है या उसको नहीं टच करना चाहिए किसी को भी। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप, हाँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। मुझे लगता है कि ये सब शरारतें हैं। चुनाव जब आता है तो इस किस्म के विवाद खड़े करते हैं ताकि पोलराइजेशन हो, ताकि कुछ फसाद के हालात बन जाए और चुनाव जीत लें। मुझे लगता है ये ऐसी बातें जो है इसका हमें टोटली इग्नोर करना चाहिए, इसको प्रचार भी नहीं करना। वैसे इसी चीज को बेस बना के सर बाबरी मस्जिद को लेकर कहते हैं कि हमसे और भी कुर्बानियां ली जाएंगी, इसलिए मुस्लिम जो युवा हैं मस्जिदों में जाया करें, भूले ना, इस तरीके की बातें करते हो। दूसरी तरफ बीजेपी इस तरीके की बातें करती है, आप कैसे देखते हैं? वैसी भी मैं कहता हूँ गलत है ना। ये धार्मिक बातें क्यों करते हैं आप? धर्म और पॉलिटिक्स एक साथ नहीं चल सकता।
आप अगर पॉलिटिक्स कर रहे हो तो धर्म की बात न करें, और आप धर्म करो तो पॉलिटिक्स की बात न करें। जहाँ धर्म और पॉलिटिक्स को आप मिलाते हो वहाँ फसाद के आसार बन जाते हैं, वहाँ गड़बड़ी होने के चांस होते हैं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाती है। तो ये ना ओवैसी को करना चाहिए, ना हमारे आरएसएस के मित्रों को करना चाहिए, इसे अलग रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वकील माजिद मेमन साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इंडिया अलायंस को जो बैठक चल रही है उसमें बहुत इजीली काम चल रहे हैं और जल्द ही सीट शेयरिंग की जितनी भी बातें हैं वो तय हो जाएंगी। कैमरामैन संतोष देवते के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।